गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में नर युग्म को द्विध नया टॉपिक स्टार्ट किया है। कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी का परिवर्तन या परागकोश का परिवर्तन। और लघु बीजाणुधानी या परागकोश के परिवर्तन में आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु जनन। और इस लघु बीजाणु जनन में जो लघु बीजाणु ये कैसे थे? अगुणित। इस लघु बीजाणु जनन द्वारा किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। और ये लघु बीजाणु कैसे हैं? अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए जब लघु बीजाणुधानी का स्फुटन होता है तो ये लघु बीजाणु जैसे ही मुक्त होते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? ये परागकण का निर्माण करते हैं। ये परागकण क्या कहलाते हैं? ये लघु बीजाणु होते हैं। ये चतुष्क अवस्था में चार चार के समूह में पाए जाते हैं। जब ये चारों अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक संरचना क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। ये जो परागकण बने ना, इन परागकणों में परागनलिका और नर युग्मक जब उपस्थित होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। परागनलिका युक्त नर युग्मक की उपस्थिति वाले अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। मतलब नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है कि जब ये परागकण अंकुरित हो जाते हैं और उन अंकुरित होने से परागनलिका का निर्माण होता है और वो परागनलिका होती है, उस परागनलिका में क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं। ये जो संरचना है ना, ये संरचना कहलाती है नर युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। अब ये नर युग्मकोद्भिद अवस्था होती है तो इससे नर युग्मकोद्भिद अवस्था में पहले ये देखते हैं कि परागकण की संरचना कैसे होती है, ये परागकण अपन को कैसे दिखाई देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन परागकण की संरचना। देखो, जब ये लघु बीजाणु मुक्त होते हैं और परागकणों का निर्माण होता है तो ये परागकण शुष्क, हल्के, छोटे होते हैं। ये जो मैं आपको हल्का सा देखो अंदर की ओर 10वां भाग बना रहा हूं। ये अंदर की ओर जो 10वां भाग है ना, ये कहलाते हैं जनन छिद्र। क्या कहलाते हैं? ये जनन छिद्र कहलाते हैं। ये जनन छिद्र आवर्त बीजी प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। इनमें तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2 और 3 होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ना, इनमें सामान्यतया 1 पाया जाता है। ये जो बाहर की ओर भित्ति बनाई है ना, ये कहलाती है बाह्य भित्ति या बाह्यचोल कहलाता है। क्या कहलाती है? ये बाह्य भित्ति या बाह्यचोल कहलाता है। ये बाह्य भित्ति जहां जहां जनन छिद्र पाए जाते हैं उन जनन छिद्रों पर ये बाह्य भित्ति एब्सेंट होती है। केवल ये उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर जनन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ये जो बाह्य भित्ति होती है, नंबर 1 बाह्य भित्ति और नंबर 2 एक होती है अंतःभित्ति। एक होती है बाह्य भित्ति, एक होती है अंतःभित्ति और ये होता है केंद्र। ये होता है अंतःचोल। जैसे ही ये परागकण लघु बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं, लघु बीजाणुओं से जैसे परागकण मुक्त होते हैं, सामान्यतया इस संरचना में पाए जाते हैं। ये जो बाह्य भित्ति होती है ना, ये बाह्य भित्ति ये तो बनी होती है स्पोरो पॉलिन की बनी होती है। और जो अंतःभित्ति होती है ना,
ये पैक्टिन या सेलुलोज से बनी होती है। दो व्यक्ति होते हैं, कई बार पूछ लेता है कि परागकण की बाह्यचोल का निर्माण किससे होता है, या परागकण की बाह्यचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। क्या कहेंगे, स्पोरोपोलिन पाया जाता है, और जो अंतर्व्यक्ति होती है उस पर पैक्टिन और सेलुलोज पाया जाता है। इसको पेक्टोसेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। ये जो बाह्यव्यक्ति होती है ना, ये काफी कठोर होती है, सख्त होती है, धारदार होती है, और इन पर कुछ हल्के हल्के से गड्ढे भी सूक्ष्म गड्ढे भी पाए जाते हैं। जबकि अंतर्व्यक्ति होती है, ये अंतर्व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवद्रव को घेरे हुए होती है और मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। ये परागकण जो परपरागण दर्शाने वाले प्लांट्स होते हैं, उन पर परागण दर्शाने वाले पादपों में हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, ताकि ये अधिक दूरी तय कर सकें। हवा से, पक्षी से या किसी भी अन्य माध्यम से अधिक दूरी तय करके उचित पादप की वर्तिकाग्र तक ये आसानी से पहुंच सके, अधिक दूरी तक ये परागण क्रिया दर्शा सकें। इसलिए क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण वर्तिकाग्र पहुंच करके परागण क्रिया को दर्शाते हैं। इनकी संरचना अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग पादपों में इन पे अलग अलग पाई जाती है। ये जो बाह्यव्यक्ति होती है ना, ये भौतिक रूप से और जैविक रूप से अपघटन नहीं दर्शाती है, बहुत देरी से दर्शाती है। इसलिए क्या करती है, ये जैविक अपघटन से और भौतिक अपघटन से इस परागकण की सुरक्षा करती है। इसीलिए जो बाह्यव्यक्ति होती है, ये पूरे परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एक चीज और देखो, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, या तो स्पेशली नोट डाल के बता देता हूं। अभी इससे पहले टॉपिक को अपन ने पढ़ा था कि जो यूबिस्काय बना था, उस यूबिस्काय में अपन ने ये कहा था कि जो प्रोयूबिस्काय होता है उस पर स्पोरोपोलिन जमा हो जाता है, जो बाह्यव्यक्ति के निर्माण में सहायक होता है। ये बात तो समझ में आ गई थी यहाँ तक। लेकिन क्या होता है कि ये जब ये परागकण किसी मानव में या किसी अन्य जीव में जब ये शरीर के चिपक जाते हैं, तो अपने पसीना आता है, और पसीने आने से क्या होता है, ये नमी का अवशोषण कर लेते हैं। और जैसे ही नमी का अवशोषण करते हैं, तो इनकी जो बाह्यचोल होती है, इनके बाह्यचोल में जो हल्के सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों में जो विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी होती है, वो प्रोटीन बाहर निकलने लग जाती है, और वो प्रोटीन बाहर निकल करके शरीर पर विशेष प्रकार की एलर्जी भी उत्पन्न कर देती है। इसीलिए ध्यान रखें कि कुछ एलर्जी उत्पन्न करने वाले परागकण भी होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार एग्जाम पूछा है कि ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करता है। आपने सुना भी है, एग्जाम्पल कांग्रेस घास, या चीनोपोडियम कांग्रेस घास। कौन सी कांग्रेस घास है, चीनोपोडियम कुल के प्लांट्स हैं। इन सब में क्या पाई जाती है, एलर्जी उत्पन्न करने वाले परागकण पाए जाते हैं। कांग्रेस घास, चीनोपोडियम कुल के प्लांट्स, ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये जो कांग्रेस घास होते हैं ना, ये अपने जनरली मकान के आगे बरसात के दिनों में छोटे छोटे से हल्के हल्के से व्हाइट से पुष्प आते हैं, और ये व्हाइट से जो पुष्प आते हैं ना, ये क्या करते हैं, छोटा चांदनी की तरह होते हैं, और इनको घर के बाहर से उपाड़ के इनको फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, मानव में ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं। दूसरा, नोट का दूसरा एग्जांपल देखो,
जब कोई परागकण, ये वर्तिकाग्र होती है, जब उसी जाति के प्लांट्स की वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचता है, तो जैसे ये परागकण की परागण क्रिया होती है, तो ये वर्तिकाग्र परिपक्व अवस्था में होती है। तो परिपक्व अवस्था में होने के साथ में ही यहाँ से श्लेष्मा समान पदार्थ का स्राव होता है, और जैसे श्लेष्मा समान पदार्थ का स्राव होता है तो ये इस परागकण को चिपकाने में सहायक होती है। साथ ही साथ ये श्लेष्मा पदार्थ को ये परागकण शुष्क होने का अवशोषण कर लेते हैं। तो यहाँ से इसमें जो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है वो प्रोटीन बाहर आ जाती है, और ये प्रोटीन इस वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायक होती है। इस क्रिया को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर प्रतिवर्ती क्रिया, या इसको पारस्परिक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पारस्परिक क्रिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा था कि पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या है। क्या पूछा था? पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या है, ये पूछा था। क्या है ये? इसका आंसर सुनिए दोबारा। जब उसी जाति का परागकण उसी जाति की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये वर्तिकाग्र परिपक्व सम होती है। यहाँ से श्लेष्मा समान पदार्थ का स्राव होता है, जहाँ से परागकण इसका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद में परागकण की बाह्य भित्ति से विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित होती है, जो वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायक होती है। इन दोनों के बीच में जो परस्पर क्रिया दर्शाई जाती है, ये क्रिया ही पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। दो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। एलर्जी कारक कौन कौन से होते हैं, और ये पराग स्त्री पारस्परिक क्रिया क्या होती है। हेज जवर आपसे पूछे तो हेज जवर भी किसमें आएगा? ये एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों में ही हेज जवर भी उत्पन्न होता है, इसमें आता है। ये अपने पास कहलाती है ये परागकण। और एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, एक इम्पोर्टेंट चीज और एक आती है, एक आता है अपने पास में पोलन किट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इधर लिख देता हूं। एक आती है पोलन किट। क्या आती है? पोलन किट। इधर सुनिए, पोलन किट क्या होती है, ये भी काम की चीज है। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें, 1, 2 और 3 पोलन किट क्या होती है। जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो परागकण होते हैं, इन परागकणों की बाह्य सतह पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनकी जो कीट परागण दर्शाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इन पर एक विशेष प्रकार की तेलीय पदार्थ जमा हो जाता है। और जो तेलीय पदार्थ जमा हो जाता है ना, तो ये तेलीय पदार्थ जो परागकण होते हैं, इन परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं। पहली सुरक्षा तो क्या होती है कि ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, ये इनको चिकना बनाए रखते हैं, जो चिपकाने में सहायक होते हैं। तीसरी बात, ये पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट, ये पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं, इन पराबैंगनी विकिरणों से बचाने में भी सहायक होता है। आपसे कई बार पूछ लेता है कि पोलन किट क्या है। पोलन किट का मतलब क्या होता है कि जो कीट परागण दर्शाने वाले अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं, उनके परागकणों के चारों ओर एक तेलीय पदार्थ जमा हो जाता है। ये संरचना क्या कहलाती है? पोलन किट कहलाती है। ये जो पोलन किट होती है ना, ये पोलन किट द्वारा इन परागकणों में एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। दूसरा, ये परागकणों को चिकना बनाए रखते हैं, जो किसी कीट से उनको चिपकाने में सहायक होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं, इन पराबैंगनी विकिरणों से इन परागकणों की सुरक्षा दर्शाते हैं।
ये तीनों चीज है, ध्यान रखना, एलर्जी वाले, पारस्परिक क्रिया और कोलन के, तीन चीज है, तीन चीज आप ध्यान रखिए। आ गया था अपने पास नर युग्म कोद्भिद का विकास। अपने पास जो ये नर युग्म कोद्भिद अवस्था आती है, ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये किस प्रकार से विकसित होती है। अपन ये कह रहे थे कि जो नर युग्म कोद्भिद का जो विकास होता है, अपन ने सबसे पहले ये कहा था कि अपने पास ये क्या है, ये कोई पराकण है। क्या है ये कोई पराकण है। ये पराकण क्या होता है कि जैसे लघु बीजाणु जो चतुष्कोशावस्था में होते हैं, तो चतुष्कोशावस्था में जैसे ये मुक्त होते हैं तो ये कैसे होते हैं, सामान्यतः गोलाकार होते हैं और ये दोहरे आवरण से निर्मित होते हैं। जैसे नर युग्म कोद्भिद का प्रारंभ होता है तो ये सबसे पहले इनका जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक भित्ति की ओर प्रतिस्थापित होने लगता है। जैसे ये भित्ति की ओर स्थापित होता है तो इसके विपरीत दिशा में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और जो केंद्रक होता है ये विभाजित होकर के भित्ति की ओर गमन करके विभाजन दर्शाने लगता है। इसके साथ ही में छोटी छोटी अन्य रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ये विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान इनका ये एक सिरा तो किधर होता है, भित्ति की ओर होता है और दूसरा सिरा किधर होता है, केंद्र भाग की ओर होता है। इसके बाद में जैसे ही ये केंद्र विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है तो केंद्र विभाजन क्रिया प्रारंभ होते ही एक भित्ति की ओर यहां से एक साइड ये केंद्रक हो जाता है तथा यहां से बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है और एक केंद्रक इधर प्रतिस्थापित हो जाता है। छोटी छोटी भित्तियां पाई जाती हैं। ये वाला जो भाग होता है ये तो कौन सा निर्माण करता है, जन्म केंद्र का निर्माण करता है और ये किसका निर्माण करता है, ये काय केंद्र का निर्माण करता है। लेकिन जैसे इनके शीघ्र भित्ति का निर्माण हो जाता है तो ये काय केंद्रक तो काय कोशिका में परिवर्तित हो जाता है और जनन केंद्रक जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ये जो भित्ति की ओर जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका पाई जाती है, ये शीघ्र धीरे धीरे कैसे हो जाती है, ये गोलाकार संरचना उत्पन्न हो जाती है और गोलाकार संरचना उत्पन्न होने के साथ में ही ये भित्ति से जुड़ी होती है। इसके बाद में शीघ्र ये इस भित्ति से पृथक हो जाती है और पृथक होकर के यहाँ से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में जैसे ये अवस्था कंप्लीट पूर्ण होती है तो पूर्ण होने के बाद में ये जो जनन केंद्रक होता है ना, ये जनन केंद्रक उभयोतल हो जाता है। ये जनन केंद्रक है, ये तो उभयोतल हो जाता है और काय केंद्रक होता है, ये अनियमित आकृति का हो जाता है। ये काय केंद्रक और ये जनन केंद्रक कहलाता है। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद का विकास कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, शॉर्ट में समझा देता हूं मैं। देखो, जब जैसे ही लघु बीजाणु चतुस्क अवस्था से पृथक होते हैं तो पराकण का निर्माण करते हैं। ये पराकण प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं। जैसे नर युग्म कोद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है तो नर युग्म कोद्भिद अवस्था के प्रारंभ होने के साथ में ही इनमें सूत्री विभाजन द्वारा केंद्र का विभाजन होता है। तो जैसे में विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है तो विभाजन क्रिया प्रारंभ होते ही ये भित्ति को गमन करने लगता है तथा इसके विपरीत भाग में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है आदि का निर्माण भी प्रचुर मात्रा में होता है जो कई कोशिका की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे ही इनमें केंद्र की विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है तो इनका एक सिरा भित्ति की ओर होता है तो दूसरा सिरा केंद्रीय भाग की ओर होता है।
जैसे इन दोनों केंद्रों का विभाजन पूर्ण होता है तो इनके बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक भित्ति की ओर पाया जाता है, दूसरा केंद्रक केंद्रीय भाग की ओर चले जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ये जो संरचना भित्ति की ओर जुड़ी होती है ये धीरे धीरे गोलाकार हो जाती है और गोलाकार होने के बाद में ये भित्ति के भाग से यहाँ से मुक्त हो जाती है। जैसे भित्ति से पृथक होता है, ये वाला भाग पृथक होता है तो ये धीरे धीरे उभयोतल आकृति का हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसे जनन केंद्रक या जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो दूसरा केंद्र कहलाता है जो अनियमित आकृति का होता है, ये कायिक केंद्रक कहलाता है। तो इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद अवस्था का विकास होता है। और जो लास्ट टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक अपने पास में आता है नर युग्मकों का निर्माण, कि नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। ये अपने स्ट्रक्चर अभी पढ़ी थी, ये वाली संरचना हमने अभी पढ़ी थी कि एक जनन केंद्र कहलाता है और एक कायिक केंद्र कहलाता है। ये अनियमित आकृति का होता है, ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। जैसे ये पराकण किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र। ध्यान रहे कुछ पादपों में ये क्रिया वर्तिकाग्र पहुंचने के बाद होती है, कुछ पादपों में पराकण मुक्त होते ही हो जाती है। अलग अलग पादपों में इनकी प्रोसेसिंग क्रिया अलग अलग होती है। जैसे ये वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर ये सबसे पहले अंकुरण क्रिया दर्शाते हैं, और जैसे अंकुरण क्रिया दर्शाएंगे तो ये अंकुरण क्रिया किसका निर्माण होगा? यहाँ से प्राग नलिका का निर्माण होगा। ये क्या कहलाती है? यहाँ से ये प्राग नलिका कहलाती है। और जैसे प्राग नलिका कहलाती है तो एक जो आगे की ओर होता है तो कायिक केंद्रक होता है, पीछे की ओर होता है ये जनन केंद्रक होता है। ये जो कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक, कायिक केंद्रक होता है ये नलिका केंद्रक के रूप में निर्माण परिवर्तित हो जाता है, और जो जनन केंद्रक होता है ये पुनः विभाजित होकर के दो नर युग्मकों के रूप में यहाँ से दो नरयुग्मक बन जाता है। ये जो दोनों नरयुग्मक है ना, ये दोनों नरयुग्मक ही निषेचन में भाग लेते हैं। ये क्या कहलाता है? ये नरयुग्मक कहलाता है। ये नलिका केंद्रक होता है, ये दोनों नरयुग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये जो नरयुग्मकोद्भिद अवस्था है ये कंप्लीट पूर्ण होती है।